ओके, लेट्स रिज्यूम। हमारे पास अब सेकंड केस था विद कांस्टेंट रिफ्लक्स रेशियो। अभी हमने देखा कांस्टेंट प्रोडक्ट कंपोजिशन के साथ। अब आप देखें, इफ द सेम बैच एज इन एग्जांपल 11.12 इज डिस्टिल्ड विद द कांस्टेंट रिफ्लक्स रेशियो ऑफ R इज इक्वल टू 2.1, तो जाहिर है आपके पास क्या होगा कि वो जो प्रोडक्ट कंपोजिशन है वो चेंज होगी, उसकी प्योरिटी कम होती जाएगी विद टाइम। What will be the heat required? वही चीज, and the average composition of the distillate if the distillation is stopped when the composition in the still has fallen to 0.105 mole fraction of ethanol। अब इन्होंने XS2 बता दिया है जो कि है 0.105। अब इसके लिए अगेन जैसे हम प्रैक्टिकल भी करते हैं, हमें क्या चाहिए कि वी नीड सम वैल्यूज ऑफ XD एंड XS। अब XD की वैल्यूज हमें कोई भी गिवन नहीं है, तो अगेन हमें वही करना पड़ेगा कि या तो आप ग्राफिकल हिट एंड ट्रायल करें या फिर आप वही करेंगे कोई भी वैल्यू ले लें। R तो फिक्स है ना 2.1, तो इसके जरिए XD ओवर R प्लस 1, XD हमें नहीं पता तो XD कोई भी फिक्स करें, लेट से 0.85 ले लें, वहां से आप प्लॉट करें और 4 स्टेजेस ड्रॉ करें। 4 स्टेजेस पे अगर XD की अगर आपके पास 4 स्टेजेस पे XS की वैल्यू वही आ जाती है। XS1 यहाँ पे रिमेंबर 0.75 ही है, ओ सॉरी 0.55 ही है जो कि एग्जांपल 1.2 में, यानी कि यहाँ पे XS1 की वैल्यू 0.55 ही है जैसे यहाँ पे थी, लेकिन XS2 की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दी है, इंस्टेड ऑफ 0.05 दिस इज नाउ 0.105, यानी कि हमने ऑपरेट करना है बिटवीन XS1 0.55 एंड XS2 0.105। अब आप क्या करें कि मैं आपको बस यहाँ पे तुमसे दिखा भी देता हूँ विद कांस्टेंट रिफ्लक्स रेशियो। इस तरह की भी हमारे पास हो सकती है कि विद कांस्टेंट रिफ्लक्स रेशियो ऑफ 3, इसमें इन्होंने 2.1 की जगह 3 किया हुआ है। तो XT की वैल्यू, अब XT की वैल्यू हमारे प्रॉब्लम में बिल्कुल गिवन ही नहीं है, लेकिन इन्होंने कह दिया 0.6 है XT की वैल्यू। तो व्हेन द इंस्टेंटेनियस डिस्टिलेट कंपोजिशन इज 50 मोल %, ये जरा डिफरेंट है, इसमें इन्होंने XD भी दे दिया 0.6 जो शुरू में, और फाइनल भी दे दिया 0.5, लेकिन हमारे पास केस में हमें, लेकिन इस फिगर को मैं यूज करते हुए आपको बता देता हूं कि अब यहां पे हमारे पास ना गिवन नहीं है, XT हमें नहीं पता, लेकिन हम क्या करेंगे कि कोई भी आप ऑपरेटिंग लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है, उसमें फिर 2 या हमारे केस में 4 स्टेप्स बनाएं। 4 स्टेप्स में जो फाइनल देखें XS1 क्या आता है। XS1 अगर आ जाता है 0.55, तो इसका मतलब है आपका जो XD था वो ठीक है, बिल्कुल वो XD आप लॉक कर दें। इसी तरह अगेन ऑपरेटिंग लाइन ड्रॉ करें, और जब आपके पास XS2 की वैल्यू आ जाती है 0.105, तो आपके पास जो XD2 है वो फिक्स हो गया, उसको लॉक कर दें और बीच में मुख्तलिफ ऑपरेटिंग लाइन्स ड्रॉ कर लें, वही तरीका। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप विदाउट केयरिंग फॉर द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ XS1, आप सिंपली जो है वो लाइन ड्रॉ करें और उससे जो XD की वैल्यू है वो जो भी निकले वो देख लें कि कितनी निकलती है। लेट्स से 0.85 आप ले लेते हैं। 0.85 आपने ली XD की वैल्यू, आपने लाइन ड्रॉ की, XS1 की कोई वैल्यू निकल आई, लेकिन XS1 की वैल्यू आपको कितनी होनी चाहिए? 0.5 से ज्यादा होनी चाहिए। लेट्स से 0.6 आ गई, जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा था कि 0.725 आई थी ना XS2 की, हमने 0.6 से ज्यादा ही रखी। तो इसी तरह आप कोई भी रिफ्लक्स रेशियो रख लें, लेकिन इसकी वैल्यू इससे ज्यादा आनी चाहिए, और जो फाइनल वैल्यू है वो 0.105 से कम आनी चाहिए। उसके बाद आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं बिटवीन XS एंड R। XS और R से आप XS की जो फिक्स्ड वैल्यू है 0.5 है, उसके अगेंस्ट देखेंगे R की वैल्यू कितनी है, और XS की जो वैल्यू है 0.105 उसके अगेंस्ट देखें R की वैल्यू कितनी है, और वहां से निकाल लें। तो ये दोनों तरीके अगेन जस्ट लाइक कांस्टेंट प्रोडक्ट कंपोजिशन, कांस्टेंट रिफ्लक्स रेशियो में भी दोनों तरीकों से आप निकाल सकते हैं मुख्तलिफ वैल्यूज।
अब इन्होंने ये किया, देन द इनिशियल कंपोजिशन ऑफ द टॉप प्रोडक्ट विल बी 0.75 0.78। अब ये खुद ही पहुंच गया। अगेन जैसे मैंने कहा, या हिट एंड ट्रायल मेथड से, या फिर आप पूरा प्रोसेस करके फिर ग्राफ प्लॉट करके निकाल लें। एंड द फाइनल कंपोजिशन विल बी 0.74। तो इन्होंने XD1 और XD2 जस्ट लाइक R1 एंड R2 वो यहाँ पे निकाल ली है। फिर आपने चूंकि ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन 1/XD माइनस XS एंड XS, तो आप मुख्तलिफ वैल्यूज निकाल लेंगे। अब जब XS1 तो पता है 0.55 है और XS2 भी पता है 0.105 है। अब आपने बीच में इसके XD1 और XD2 भी पता चल गई, तो बीच में मुख्तलिफ लाइंस आप ड्रॉ करते रहें जिससे मुख्तलिफ एक्सेस की वैल्यूज आती रहेंगी, कन्वर्सली XD की वैल्यूज आती रहेंगी, XD माइनस XS करते रहें और 1/XD माइनस XS करते रहें। तो ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन दिस एंड इसका सोल्यूशन आ गया 1.1। अब 1.1 चूंकि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो log नेचर S1/S2 इज इक्वल टू 1.1, जहां से S1/S2 आ गया 3। S1 माइनस S2 हमें पता है वो है 66.7 किलो मोल, राइट। तो अब S1/S2 का मतलब ये है कि अगर S1 100 है तो S2 क्या होगा 33.3, यही बता रहे हैं ना। तो इसीलिए हमने ये S1 माइनस S2 यहाँ पे 100/3 कर दिया, तो इज इक्वल टू 66.7 किलो मोल। तो जब dB आ गया, ये फिर बाद में इन्होंने ऐसी किया, वैसे इसमें जरूरत नहीं है। जब ये dB आ गया है तो हीट रिक्वायर्ड आपको पता है, इफ यू रिकॉल लैम्डा इंटू आर इंटू dB होता था। तो लैम्डा 4000 इंटू आर इंटू dB 56380 किलो जॉल, जो कि 5.6 मेगा जॉल के बराबर है। और पर मोल में डिवाइडेड बाय 66.7, वहां पे क्या था 71.4 लास्ट में, तो डिवाइडेड बाय 66.7 दैट इज 88400 और 8.4 मेगा जॉल। और 8.4 मेगा जॉल टोटल हीट कितनी होगी 8.4 प्लस 4, दैट विल बी 12.4 मेगा जॉल। तो किस में ज्यादा हुआ, when we are operating the distillation column with constant reflux ratio. So thus in example 11.12, the total heat required per kilomole of product is 9.32 and at constant reflux it is 12.4 megajoule. Although the average quality of product is 0.77 for the second case and only 0.75 for the first. ये दोनों चीजें देख लें आप। हीट रिक्वायर्ड किस में ज्यादा है, सेकंड में, जब आप कांस्टेंट रिफ्लक्स पे कॉलम को चला रहे हैं। लेकिन प्योरिटी जो एवरेज प्योरिटी है वो किस में ज्यादा है, वो भी सेकंड में, जब आप कांस्टेंट रिफ्लक्स रेशियो पे चला रहे हैं। तो ये सिनेरियो था, ये कंक्लूजन है, दिस इज कॉल्ड कंक्लूजन, ठीक।